दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीओपीओ अटेनमेंट मीन्स बेसिकली ये वर्कशॉप है कि आप कैसे सीओपीओ अटेनमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वर्कशॉप में बेसिकली दो पार्ट हैं। सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको हैंड ऑन दिखाऊंगा कि कैसे आप सीओपीओ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपकी यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेशन के लिए देख रही है तो डेफिनेटली आईक्यूसी डिपार्टमेंट में काम होता है कि भाई वो हर सब्जेक्ट के सीओपीओ अटेनमेंट को कैलकुलेट करें और एनालिसिस करें कि क्या वो सीओपीओ जो भी डिसाइडेड है उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली इस पूरे वीडियो में हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे कि सीओ क्या होता है, पीओ क्या होता है, पीएसओ क्या होता है, उसके मीनिंग क्या है, उसके यूज क्या है, कैसे हम गैप एनालिसिस कर सकते हैं एंड कैसे फाइनली हम किसी भी कोर्स का सीओ कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये किसी भी प्रोग्राम का पीओ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट में किसी भी प्रोग्राम के आउटकम को हम अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम आउटकम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आउटकम हमारा सीओ पीओ पीएसओ से डिसाइड होता है। तो बेसिकली इस वर्कशॉप में हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड सीओ पीओ पीएसओ, मैपिंग कैसे होती है, हाउ यू कैन मैप सीओ पीओ एंड पीएसओ, देन we will discuss how to calculate CO attainment, PO attainment. Okay, so basically nowadays जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है nowadays it is outdated. ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में होता क्या है, बेसिकली दैट एजुकेशन सिस्टम फोकस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स rather than learning actual skill or gaining any practical knowledge. इससे क्या होता है कि अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं तो बेसिकली ड्यू टू ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज गेटिंग वर्स। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम स्कूल एंड कॉलेजेस नीड टू स्विच टू एन आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बेसिकली a new education system that focuses on the actual outcome of the course and not just the grade। तो बेसिकली आजकल का जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। नाउ आवर एजुकेशन सिस्टम इज फोकसिंग आउटकम नॉट आउटपुट। आउटपुट मीन्स कोई भी प्रोग्राम करने के बाद स्टूडेंट ने क्या सीखा, दैट इज आउटपुट। मीन्स आप बीटेक करो, आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया, दैट इज आउटकम आउटपुट। बट बीटेक करने के बाद इफ यू आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर एंड यू आर अर्निंग सम मनी मीन्स दैट इज आउटकम। क्योंकि फाइनली हम कोई भी कोर्स स्टडी इसीलिए करते हैं कि उसका कुछ एक आउटकम हो। आउटकम मीन्स उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद या उस प्रोग्राम करने के बाद आप कुछ कर रहे हैं, दैट इज आउटकम। So, outcome based education is an educational theory that focuses on what students should know and be able to do when they leave the institute or university. It's also known as a performance based education system. जब भी हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली इन टर्म ऑफ हायर एजुकेशनल प्रोग्राम, आउटकम बेस्ड एजुकेशन are defined at three levels as program outcome, program specific outcome and course outcome. Course means एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आउटकम, प्रोग्राम मीन्स उस पूरे प्रोग्राम का आउटकम एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक आउट मीन्स पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन का आउटपुट। कहने का मतलब है बीटेक आपका एक प्रोग्राम है, बट बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन सिविल इंजीनियर, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर, दीज आर प्रोग्राम स्पेसिफिक। प्रोग्राम इज बीटेक, program specific means mechanical, civil, computer science, aeronautical engineering, AI, machine learning. These are program specific. And course means suppose someone is studying mathematics, so that is course. So here outcome based education defined three level if you are talking about higher education system or higher educational institute. Now both output based education system and outcome based education system focus on assessing student learning
but they differ in the approaches, focus, and implementation. Output means is tell about qualification, degree, quantity of knowledge, what you get. That is output. But outcome means आपने क्या सीखा. What is quality of knowledge? Here we are not talking about quantity of knowledge. Here we are talking about quality of knowledge. कोई भी कोर्स करने के बाद उसको आप कितना यूज कर रहे हो, दैट इज आउटकम. ऐसा नहीं कि मैंने बीटेक कर लिया और घर पे बैठा हूँ, दैट इज आउटपुट, क्योंकि आपका मेन मकसद था टू कंप्लीट योर बीटेक प्रोग्राम. But after completing BTech, you are doing job, means that is outcome of that particular program. Now here you can see the difference between output based education and outcome based education. So basically जो output based education होता है, focus on measurable outputs like test, score, attendance and graduation. And outcome based education focus on what students are able to do after completing course of a program. And output is focus on quantity, in outcome is focus on the quality education. And if you're talking about how to measure the performance of a student, to in case of output based education, student performance based on number and statics. And in outcome is totally depend upon student learning based on the demonstrated competency and scope. And when talking about teacher centered teaching approaches, so here in output the teacher is going in classroom delivering the lecture, but in case of outcome this is student centered learning process. So there are many things. Okay, so here in this slide you can see the difference between output based education and an outcome based education. Now what are program outcome? Okay, so here now you are talking about a specific program, as like BA is a program, BTech is a program, and if talking about BSc is also a program, MBA is a program. So program outcome are a statement that describe what students are expected to know and be able to do by the time they graduate. तो ये बताता है कि कोई भी बच्चा क्या उम्मीद करता है उस प्रोग्राम के कंप्लीट होने के बाद, और जैसे ही वो प्रोग्राम को कंप्लीट करता है तो वो क्या कर सकता है. बेसिकली दिस इज प्रोग्राम आउटकम. एंड अगर हम बात करते हैं कि किसी भी एक अच्छे प्रोग्राम आउटकम की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, सो ए गुड प्रोग्राम आउटकम शुड बी मेजरेबल. यस, वी कैन measure. That should be student centered, that should be broad, aligned with the program goal, and written using action verb from the Bloom taxonomy. अगर आपको Bloom taxonomy के बारे में स्टडी करना है तो मैंने 3-4 वीडियो इस पे बना रखे हैं, तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं कि Bloom taxonomy बेसिकली होता क्या है. यहाँ पे हमने जो पहले पॉइंट की बात की थी, दैट शुड बी मेजरेबल. सो नॉन मेजरेबल क्या होता है, मेजरेबल क्या होता है, हम इससे देख सकते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं. नॉन मेजरेबल मींस स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग एथिक्स, देयर इज नो लॉजिक टू व्हाट वी आर टॉकिंग. अगर स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग एथिक्स सीखा तो वेयर इज ही या शी इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट. ओके, नाउ अगर हम मेजरेबल पीओ की बात करेंगे तो स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज एंड अप्लाई ethical principle in professional engineering situation. Means here we are talking कि yes, इसके बाद स्टूडेंट इस ethical principle को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है. बट पहले सेंटेंस में जब यहाँ की हम बात करते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बच्चा सीखेगा. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि बच्चा हमारा सीखेगा, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि उसको अप्लाई करेगा. सीखना जरूरी नहीं है, अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि अप्लाई करना इज आउटकम.
ओके, ना वो बात करते हैं कि भाई हम कोई भी प्रोग्राम आउटकम कैसे लिखते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। किसी को समझ में नहीं आता है कि प्रोग्राम आउटकम क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्री डिफाइन है। हाँ, कुछ प्रोग्राम के लिए जैसे फार्मेसी के लिए प्रोग्राम आउटकम डिफाइन है, इंजीनियरिंग के लिए प्रोग्राम आउटकम ऑलरेडी डिफाइन है थ्रू दी एनबीए एंड सम अदर सोर्सेज। बट अगर आप खुद से अपना प्रोग्राम आउटकम लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और प्रोग्राम आउटकम सिर्फ एक बंदा नहीं लिख सकता है। उसके लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, उसमें एचओ या जो सीनियर प्रोफेसर हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए, सबसे डिस्कशन होना चाहिए, देन वी कैन राइट ए प्रोग्राम आउटकम। क्योंकि सबसे पहले हमें उस प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि वो प्रोग्राम करता क्या, उस प्रोग्राम में हम क्या चीजें कवर कर सकते हैं, उस प्रोग्राम के बाद स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, देन यू कैन राइट ए प्रोग्राम आउटकम। ऐसा नहीं है कि आपने बैठा और लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रोग्राम आउटकम में कुछ 3-4 पॉइंट कॉमन होते हैं जो हर प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हुआ, एथिकल प्रिंसिपल हुआ, कुछ चीजें हैं जो आगे हम बात करेंगे। तो जब भी आप प्रोग्राम आउटकम लिखने जा रहे हैं, तो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम। What kind of graduate does the program aim to produce? What professional academics competencies are expected at the graduation? So first step क्या है? Refer to accreditation guidelines. So you know, just use standard outcome as a base. For example, NBA has 12 predefined POs for engineering, जो कि मैंने बोला कि एनबीए ने ऑलरेडी इंजीनियरिंग के लिए 12 पीओ डिफाइन कर रखे हैं। उसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम है आपका, चाहे बीटेक हो, चाहे बीसीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, you can take references from that 12 predefined POs to write your POs. Okay, use Bloom taxonomy. Second step, this is very good step, and you have to adopt when you are writing program outcome. Just start your program outcome from the apply, analyze, design, evaluate. Okay, and you should avoid verbs like know, understand, or learn. No, this is not good because they are very hard to measure. But when you are discussing about analyze, apply, this is easy to measure. Now, third, ensure smart criteria. Smart means S means specific. Whatever you are writing program outcome, that should be specific. Second, that should be measurable. क्योंकि हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि क्या होता है नॉन मेजरेबल और क्या होता है मेजरेबल। अचीवेबल, whatever you are writing program outcome, that should be achieved. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम आउटकम लिख दिया है कि जो कभी अचीव हो ही नहीं सकता। तो वी हैव टू अवॉइड दिस। रेलिवेंट होना चाहिए। अगर आप बीटेक का प्रोग्राम आउटकम लिख रहे हैं तो दैट शुड बी रिलेवेंट टू बीटेक प्रोग्राम या टेक्निकल। अगर आप बीए का प्रोग्राम लिख रहे हो तो दैट शुड बी रिलेवेंट टू बीए। आप अपने बीए में लिख दिया कि नहीं स्टूडेंट अप्लाई द कोडिंग इन सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो दैट इज नॉट रेलिवेंट। क्योंकि जैसे हम कोडिंग की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ, इस बीए में आपने लिखा हाँ अप्लाई सोशल नॉलेज इन सोसाइटी, दैट इज ओके because this is a part of BA. Okay, and this type of PO can be introduced in engineering program also. Time bound, that should be time bound कि हाँ एक विद इन टाइम बाउंड में उस चीजों को हम अचीव कर सकें। नाउ लास्ट स्टेप इज फोकस ऑन की डोमेन। उसका की डोमेन है क्या? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं graduate will demonstrate ethical principle and commit to professional ethics and responsibility in engineering practice. So basically, we have to focus on the outcome, not objective. Right, what a student will be able to do upon graduation, not what the teacher will teach. So this is first example is also example of PA. Here you see will demonstrate. Okay, and here apply engineering knowledge to identify formula and solve complex engineering program. Apply is a part of Bloom taxonomy. Okay,
सो जो हमने बात की थी सेकेंड स्टेप की, उसमें ये था कि ट्राई टू यूज start your program outcome from the blue taxonomy. That is standard procedure. And here you can see teach student about engineering principle. No, this is wrong. This cannot be program outcome. Here we are talking in terms of teacher, what teacher is going to teach. But program outcome is what is student going to learn after the completion of program. How student is going to utilize that knowledge in the society. So apply engineering knowledge to identify, formulate and solve complex engineering problem. This is standard PO. Now here you can see there are two examples. Student will learn software skill. Here in first statement we are talking student सीखे. But here apply modern software tool for engineering process. यहाँ पे हम application की बात कर रहे हैं. Student is going to apply. और यहाँ पे there is no any Bloom taxonomy. Here you can see the Bloom taxonomy. So start your program outcome with the Bloom taxonomy. Now here is you can see the second one is action oriented and measurable. In first one we cannot measure कि how much student has learned. अगर वो बच्चा सोसाइटी में या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, मीन्स दैट इज वेस्ट. Now, just overall, each PO should begin with an action word from Bloom taxonomy as like apply, analyze, be clear, measurable and student centered, reflect knowledge, skill, attitude or value, align with graduate attributes or professional competencies. Now, here you can see basically these four PO can be included in any PO. Communication, this is required for every program outcome. Whether you are studying BA, BSc, BTech, MBA, communication is required. So communicate effectively on a complex topic with the peers and society at large using modern tools and technique. This can be included in any POH. Ethics required for any program. Apply ethical principle and commit to professional ethics and responsibilities practice. This can be included. Here you can see PO started from apply. This is Bloom taxonomy. Problem solving, analyze and solve real world problems using appropriate theories, methodology and tools. Analyze is also Bloom taxonomy. Teamwork, function effectively as individual and as a member of leader in a diverse team. तो इन चारों में से आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन, इथिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप किसी भी प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये रिक्वायर्ड है हर प्रोग्राम के लिए, चाहे वो बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीटेक हो, चाहे बीएमएलटी हो, कोई भी प्रोग्राम है, यू कैन इंक्लूड these four PO everything. Okay, now how you can write, you know, टिप्स फॉर इफेक्टिव पीओ की बात कर रहे हैं. हमने पहले ही बात कर ली कि कौन लिखता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है. आप अपने से खुद पीओ अपना लिख सकते हैं by keeping some main idea from the NBA accreditation because they have defined 12 PO from the for engineering. तो वहां से आप तीन चार ले सकते हैं. Involve all stakeholder, faculty, industry, alumni. Map each PO to course outcome. Review periodically based on the industry and academic changes. Keep each PO to one main idea and just try to aim for 8 to 12 PO for a full program, not more than 12. And yes, this can be less also from 8, but just try to keep within 8 to 12. 8 to 12 is a standard. Maximum should be 12. Try to keep minimum 8, जिसमें 4 तो कॉमन ही होता है. Okay, so here up you can see the PO engineering program outcome for engineering program. NBA provides 12 standard PO for engineering programs. So engineering knowledge, program analysis. Now here you can see PO7, PO8, PO9, PO10. These four, here you can see 7, 8, 9, 10.
12, these can be included in any PO because these are common for every program. Some PO can be different. Now here you can see the program outcome for pharmacy program. Let's see here you can see fifth one, leadership skill, communication, environment sustainability, lifelong. Four, these are four common from engineering also. क्योंकि यही चार पीओ हमने इंजीनियरिंग में भी देखा है, यही हम यहाँ भी देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये 4 या 5 पीओ हमारे ऐसे होते हैं कि जो हर प्रोग्राम में इंक्लूड किए जा सकते हैं। मीन्स आपको सिर्फ 4 या 5 पीओ और लिखने होते हैं। यहाँ पे 11 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 है। यहाँ पे देखिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, एथिक्स, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लाइफ लॉन्ग की बात कर रहे हैं, लीडरशिप स्किल की बात कर रहे हैं। तो ये जो 4 या 5 पीओ होते हैं वो बेसिकली हर प्रोग्राम में कॉमन होते हैं। अब बात करते हैं कि भाई प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। प्रोग्राम स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि अभी तक हम एक ओवरऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात कर रहे थे, हम ओवरऑल बीए की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे एक हम प्रोग्राम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैकेनिकल की बात करने जा रहे हैं। हम लिखते हैं बीए इन हिस्ट्री, तो यहाँ पे हम एक हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो जो हिस्ट्री है दैट इज स्पेसिफिक, दैट इज प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। मीन्स बच्चा जब हिस्ट्री पढ़ेगा तो वो क्या सीखेगा, बच्चा जब मैकेनिकल पढ़ेगा तो क्या सीखेगा। भाई जो मैकेनिकल पढ़ेगा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें को सीखेगा, जो हिस्ट्री पढ़ेगा वो हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा चीजें सीखेगा। तो बेसिकली जहां भी हम हिस्ट्री और मैकेनिकल की बात करते हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। So PSO or program specific outcomes are statement that describe what a student of a specific academic program should be able to do after graduation, typically within a couple of years. Unlike general program outcomes that apply across the all program, PSO are unique to your department or discipline. Basically जो पीओ होते हैं तो कॉमन होते हैं, जैसे एक अपने पीओ लिखा इंजीनियरिंग का, वो मैकेनिकल के लिए भी कॉमन है, सिविल के लिए भी कॉमन है, सीएस के लिए कॉमन है। लेकिन जो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम होता है वो सिर्फ आपके एक डिसिप्लिन के लिए अप्लाई होता है। अगर हमने कंप्यूटर साइंस का पीएसओ लिखा है तो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड होगा, अगर मैकेनिकल लिखा तो मैकेनिकल लिखा। अब बात करते हैं कि भाई पीएसओ क्यों इंपॉर्टेंट है। दे शोकेस द कोर स्ट्रेंथ ऑफ योर प्रोग्राम, दे हेल्प इन करिकुलम अलाइनमेंट एंड असेसमेंट, एंड दे आर क्रूशियल फॉर accreditation बॉडी लाइक NAAC, NBA or ABET. So firstly, how to write PSO. So know your program's core. Basically we have to see the curriculum, what is core of that particular subject, what is key subject area. For example, computer science program might focus on AI, machine learning and software engineering. Okay. Second step is just align with your vision and vision. Your PSO should be reflect the mission and vision of your department and institute. Use measurable action work like apply, analyze, design, and this make your outcome clear and measurable. And be specific and realistic. Avoid vague language. Focus on what your student can realistically achieve within 1 or 2 years of graduation. So here you can see generally for computer science, here you can see 2 PSO. Graduate will be able to apply software development practices. Graduate will demonstrate expertise in data analytics. For mechanical engineering, here you can see because these are example. You can write your work. Okay. For mechanical engineering, you can see graduate will apply knowledge of thermodynamics because thermodynamics is a part of mechanical engineering, not part of computer science. Also here you can see CAD CAM. So these are part of mechanical, not part of civil or computer science. Now here is some quick tips about PSO. Keep it 2 to 3 PSO only, not more than 3, and standard is 2. Okay, minimum 2, maximum 3, not more than 3. Use clear, simple language. Make sure they are measurable and accessible. Get feedback from your department before finalizing. Now, what is course outcome? अभी तक हमने PO पर देखा, PSO देखा. This is कोर्स आउटकम। व्हाट इज कोर्स आउटकम? मैं सब यहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करने जा रहा है।
अभी तक हमने प्रोग्राम की बात की, प्रोग्राम स्पेसिफिक की बात करी, अब हम उस प्रोग्राम स्पेसिफिक के अंदर जो कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं हम उसकी बात करने जा रहे हैं कि भाई आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स स्टूडेंट क्या लर्न करेगा, क्या सीखेगा। सो कोर्स आउटकम डिस्क्राइब what learner will be able to do after completing your course. They are specific statement that focus on learner achievement, not just what you teach. तो जब भी कोई कोर्स कोई भी फैकल्टी पढ़ाता है तो इस पर डिपेंड करता है कि बच्चे ने आफ्टर कंप्लीटिंग दैट कोर्स क्या सीखा। आपने क्या पढ़ाया, इट डजेंट मैटर, बच्चे ने क्या सीखा, इट्स मैटर। ओके, सो there are two things: course objective versus course outcome. Objective means what the course aim to teach or cover, means जैसे जब भी कोई कोर्स स्टार्ट होता है तो सबसे पहले टीचिंग प्लान बनाया जाता है, उस टीचिंग प्लान में ऑब्जेक्टिव को मेंशन किया जाता है, नॉट आउटकम। ऑब्जेक्टिव मीन्स हाउ टीचर इज गोइंग टू टीच, हाउ what teacher is going to cover during the all the lecture. Okay, outcome means what the student will actually learn and demonstrate after completing the course. So course objective means a broad statement about what the course intend to teach or cover. Course outcome means specific statement about what learners will be able to do after the course. Focus teacher centered. Course outcome is basically student centered. Scope general goal or intention. Here concrete, measurable and achievement. So if you're talking about purpose, so basically guides the content and teaching approach. Here, guide assessment and evaluation of learning. Okay, so these are difference between course objective and course outcome. Now, how you can write course outcome. तो बेसिकली कोर्स आउटकम जब भी आप लिखने जा रहे हैं तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कमेटी बैठाई जाए, चाहे एचओडी को शामिल किया जाए, इसमें एक दो सीनियर प्रोफेसर मिलकर कोर्स आउटकम लिख सकते हैं। क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हो उस सब्जेक्ट के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया है, आपको ज़्यादा नॉलेज है, जो कंसर्न टीचर है वो बता सकता है कि हाँ इस कोर्स का आउटकम क्या हो सकता है। इफ आई एम टीचिंग केमिस्ट्री, मैं नहीं बता सकता कि फिजिक्स का कोर्स आउटकम क्या होगा। बच्चा जब फिजिक्स पढ़ेगा तो क्या क्या सीखेगा, आई कैन नॉट टेल यू, बट द टीचर हु इज टीचिंग द फिजिक्स, ही or she can tell you. So whenever you are writing course outcome, you should have some expertise in that particular course. If you have not, then you cannot write the course outcome, because this is very much important to write course outcome. Anyhow, after completion of that course outcome, your attainment will be measured. उस अटेनमेंट के बाद पता चलेगा कि बच्चे ने उस कोर्स आउटकम को अटेंड किया है या नहीं किया। So this is very much important, who is going to write your course outcome. So writing course outcome involves clearly stating what learners will be able to know, do or demonstrate after completing a course. The outcomes should be specific, measurable, achievement, relevant and time bound. Again, start with action words like analyze, apply, evaluate, create, specify the content or skill। उस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद बच्चा क्या सीखेगा। Clearly state the knowledge, skill and tools that the student will gain. What is exactly will the student be able to do? Include some condition, under what condition or context will the learner perform the task, like using Excel in a group setting. Okay, mention criteria for performance, how well should the learner perform. Okay, and just try to keep it student centered, focus on what the student will do, not what the instructor will teach. Okay, so we have to focus on student knowledge. Okay, student outcome. And
Here you can see the example. By the end of this course, student will able to perform this using this. Suppose you can write कि by the end of this course, student will do some analytical calculation using Excel. Okay, so this type of course outcome should be written. Here you can see the example of course outcome. A student will learn about marketing. Okay, now see the second statement. A student will be able to create a marketing plan based on the customer data. पहले में स्टूडेंट सिर्फ लर्न कर रहा है बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता बट इन सेकेंड केस यू कैन सी student will be able means here we are talking about what student has learned. So the second one tells us exactly what student will do. So this is example of course outcome. Okay, so uh, just see the sample course outcome. By the end of this course, student will be able to analyze financial statement to evaluate a company performance. The student will be able to demonstrate proficiency using Python for a data analysis. Upon completion, learner will create a marketing strategy. The student will be able to explain the principle of human anatomy. So basically, these are sample course outcome. So what do you have to remember when you are going to write course outcome? Keep outcome student centered. Focus on what learner will do, not what you will teach. Make them measurable. If you cannot measure, it's hard to assess. Keep them clear and concise. And how many COs should you have? So typically 3 to 6 well-defined outcome are ideal for most courses. Not less than 3, not more than 6. Why? This range keeps outcome focused and manageable for both instruction and students. And for short courses or workshop, there should be 2 or 4. For longer and more complex courses, you can have to 6 to 8 outcome, but not try to go beyond. Okay, so standard is 3 to 6. Now, talking about mapping, because we have studied program outcome, PSO, and course outcome. Now, how these three is going to relate each other. This is very important aspects. So, CO, PO, PSO mapping is a key part of outcome-based education used in NAAC NBA accreditation framework. COPO PSO mapping is an initial part of outcome-based education. It ensures that the course outcome align with program outcome and program specific outcome, helping track and measure the attainment of the learning goal. So, firstly, what is step for COPO PSO mapping? So, step one, define COs, PO and PSO. सबसे पहले आपको CO, PO and PSO define करना पड़ेगा किसी भी एक particular course के लिए. Okay, course outcome means what a student should be able to do at the end of course, and there should be 3 to 6 course outcome we have already discussed. PO means a broad outcome expected from all student of the program, so typically from 8 to 12. PSO means specific to the program, generally 2 to 3. Now create a mapping matrix. Rows represent course outcome, CO1, CO2, column represent program outcome as like PO1, PO2, PSO1, PSO2. So here you can see and use a rating scale to map CO2, PO, PSO, and 3 means strongly relate CO with PO and PSO. Second is moderate, that is moderate level relation between CO and PO and PSO. One means slightly low, means there is a somehow relation between somehow correlation between CO and PO and PSO, and 0 means there is no any relation between CO and PSO. Step 4,
map CO to PSO and PSO. For each CO, decide how much it contributes to each PO and PSO, or fill in the matrix using the scale above. So here you can see uh, these are CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, CO6. Uh, whatever CO is in that particular course, you have to write. Basically, this is our column. Now this is row and this is column. In column you can see PO1, PO2, PO3, PO4 and so on, and then PSO1, PSO2. Okay, so here you can see now CO1 how related to PO1. 3 means that is highly correlated to each other. That's why we have mentioned 3. Okay, and how much CO1 related to PO2, that is moderate. Then we have mentioned 2, and so on. We have to see कि how CO1 related to PO1, PO2, PO3, PSO1, PSO2, again CO2, PO1, CO2, PO2, CO2, PO. Again, we have to compare all the COs with all the PO and PSO. On the basis of that, we can create a matrix. And this is a matrix which is going to tell कि how CO, PO, PSO correlated to each other. Then we can calculate, you know, attainment. Here you can see the average. Just we have taken the average of this is CO average. जब हम प्रोग्राम आउटकम अटेनमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इस एवरेज की हमें जरूरत पड़ेगी। तो जब भी हम मैट्रिक्स बनाते हैं उसका CO एवरेज भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके हम इसकी जरूरत पड़ सकती है। ओके, नाउ स्टेप 5 इज कैलकुलेट CO अटेनमेंट, जो कि आगे हम अगले स्टेप में वही करने जा रहे हैं, एंड कैलकुलेट द PO PSO अटेनमेंट। सो अब अगला जो हमारा पार्ट है, जो मैंने कहा था कि 2 पार्ट है, एक थ्योरेटिकल पार्ट और एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस पार्ट। तो अब हमारा टाइम आ गया है कि हम चीज़ों को देखें कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी हम अटेनमेंट की बात करते हैं, देयर आर 2 थिंग्स, वन इज डायरेक्ट अटेनमेंट, सेकंड इज इनडायरेक्ट। सो 80% वी टेक फ्रॉम द डायरेक्ट अटेनमेंट और 20% फ्रॉम इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अटेनमेंट include all your test stages like midterm exam, assignment, presentation, and semester examination, and done basically based on the student feedback, exit survey, employee feedback. Okay, and then for taking average of both, we calculate final PO and PSO attended. Okay, तो अब हम चलते हैं अपने हैंड ऑन एक्सपीरियंस पे। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि सीओ कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट पीओ एंड पीएसओ, एंड हाउ यू मैप सीओ पीओ पीएसओ। अब हम बात करने जा रहे हैं अटेनमेंट की, जो हमारा मेन एम है कि हाउ मच वी हैव अटेन, कि जो हमारा गोल था क्या उस गोल को हमने अचीव किया या नहीं किया। अगर नहीं किया मीन्स देयर नीड टू बी सम एनालिसिस, कुछ हमें करेक्शन करने पड़ेंगे, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये बेसिकली हमारा अटेनमेंट का आर्किटेक्चर है। हम कैसे किसी भी प्रोग्राम या कोर्स का अटेनमेंट हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि मैंने बताया कि इसमें बेसिकली 2 अटेनमेंट होते हैं। वो होता है एक, अगर हम कोर्स अटेनमेंट की बात करें तो डायरेक्ट सीओ अटेनमेंट, जो कि आपके क्विज असाइनमेंट हुए, मिड सेमेस्टर एग्जाम हुआ, एंड सेमेस्टर एग्जाम इंक्लूड करता है। अगर हम इन डायरेक्ट सीओ अटेनमेंट की बात करें तो दैट इंक्लूड सीओ फीडबैक, ओके, वन टाइम स्पॉट फीडबैक, कोर्स एग्जिट सर्वे, इनको इंक्लूड करता है। तो जब हम अगर फाइनल सीओ अटेनमेंट की बात करते हैं तो इसमें 80% हम डायरेक्ट अटेनमेंट से लेते हैं और 20% जो पोर्शन होता है वो इनडायरेक्ट अटेनमेंट का होता है। इस तरह से हम एक टोटल कोर्स अटेनमेंट कैलकुलेट करते हैं। अगर हम टोटल प्रोग्राम अटेनमेंट की बात करें तो उसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट पीओ अटेनमेंट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट पीओ अटेनमेंट। तो डायरेक्ट पीओ अटेनमेंट, जो भी अटेनमेंट हमारा सीओ पीओ मैपिंग से मिलता है वो होता है। इनडायरेक्ट पीओ अटेनमेंट हो गया हमारा, अलुमनाई फीडबैक हो गया, एम्प्लॉयर फीडबैक हो गया, स्टूडेंट एग्जिट सर्वे हो गया। इसमें भी सेम रेशियो
80% डायरेक्ट अटेनमेंट पीओ अटेनमेंट का लेते हैं और 20% इनडायरेक्ट पीओ अटेनमेंट का लेते हैं। इस तरह से हमारा फाइनल एक प्रोग्राम अटेनमेंट कैलकुलेट होता है या हमें मिलता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि हम कैसे अटेनमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे अ, दो चीज़ें ली हैं। एक तो पहले मैं असाइनमेंट का आपको सैंपल दिखाऊंगा कि असाइनमेंट का सैंपल कैसा होना चाहिए, और दूसरी है वर्किंग शीट कि वर्किंग शीट में हम कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने लिया है वो एक्सेल बेस्ड लिया है, और एक्सेल में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं ताकि जैसे ही आप मार्क्स एंटर करते हो तो वो तुरंत करस्पॉन्डिंग अटेनमेंट आपको कैलकुलेट कर लेता है। तो जब भी आप असाइनमेंट डिजाइन करते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो भी असाइनमेंट आप दे रहे हैं उसमें सीओपीओ मेंशन हो, तो इजी होता है अटेनमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने जो सैंपल यूज किया है असाइनमेंट के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं असाइनमेंट कोर्स फंडामेंटल है, कोर्स का नाम है, टोटल मार्क्स 30 है, सबमिशन डेट आपको मेंशन किया गया है, और यहाँ पे कोर्स आउटकम है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 कोर्स आउटकम हमने यूज किया है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जो कि CO1 का है, ब्लूम लंबर इसका अंडरस्टैंड है, और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है ये। तो बेसिकली जो भी आप एक असाइनमेंट डिफाइन करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, और यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है असाइनमेंट देने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं CO1, CO2, CO3 है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स विच इज स्कोर्ड बाय स्टूडेंट वी कैन कैलकुलेट अटेनमेंट ऑफ असाइनमेंट आल्सो, बिकॉज असाइनमेंट बेसिकली हमारा इंटरनल असेसमेंट का एक पार्ट होता है। ओके, तो इस तरह से हमें असाइनमेंट डिजाइन करना चाहिए। ओके, अब हम वर्किंग शीट की बात करते हैं कि वो हमें कैसे इसका अटेनमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने कंप्यूटर फंडामेंटल लिया था, ये हमारे सीरियल नंबर हो गया, ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया, ये स्टूडेंट का नाम हो गया। यहाँ पे जो हमने बेंचमार्क लिया है वो 50% का लिया है कि हाँ जो 50% से ज़्यादा बच्चा नंबर स्कोर कर रहा है या 50% कर रहा है दैट विल बी इंक्लूडेड इन अटेनमेंट। और हमारा टारगेट क्या है, हमें 2.00 अचीव करना है। हमारा असाइनमेंट 30 मार्क्स का था। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस बच्चे ने कितना मार्क्स स्कोर किया है, 21, 20, 18। ओके, अगर हम सीओ की बात करें, क्योंकि हमने असाइनमेंट में 3 सीओ लिए थे, हर सीओ का वेटेज 10 मार्क्स का, तो CO1 में यहाँ पे देख सकते हैं किस बच्चे ने कितना मार्क्स स्कोर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CO2 में बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, ये आप देख सकते हैं CO3 में। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं कि ये बेसिकली मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है CO1 वाइज। ये मैक्सिमम मार्क्स था 30 में से किस बच्चे ने कितना स्कोर किया यहाँ पे आप देख सकते हैं, और CO1 के क्रॉसपॉन्डिंग, CO2 के क्रॉसपॉन्डिंग और CO3 के क्रॉसपॉन्डिंग किसी बच्चे ने कितना मार्क्स स्कोर किया यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.5 आउट ऑफ 10 दैट विल बी 65%। यहाँ पे हमने सिंपल एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, इस फॉर्मूले के देखिए आप, तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया है, इससे हमारा क्या हुआ, परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, मैंने इसको यहाँ तक स्क्रॉल कर दिया। ओके, देन अगेन मैंने यहाँ पे नीचे तक स्क्रॉल कर दिया। अपसेंट को बस मैन्युअली आपको अपसेंट मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ हमने लिखा है अपसेंटिंग प्लस नॉट अटेंड, तो इसमें कितने बच्चे अपसेंट रहे, तो यहाँ पे हमें मिल गया 1, क्योंकि एक बच्चा अपसेंट था पूरे टेस्ट में, तो मतलब वो सारे सीओ में एब्सेंट था। कितने बच्चे प्रेजेंट थे, तो 10 बच्चे प्रेजेंट हैं। उसके बाद है कितने बच्चों ने मोर देन थ्रेशोल्ड मार्क्स को स्कोर किया, तो जो हमारा थ्रेशोल्ड लेवल था वो 50% था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, काउंट मीन्स हमें काउंट करना है इस लेवल से इस लेवल तक वेयर परसेंटेज इज मोर देन 50%। तो ये हमारा CO1 में मिल गया, 9 स्टूडेंट हैं जिनका परसेंटेज 50% से ऊपर है, यहाँ पे 7 मिल गया, यहाँ पे 6। अब 9 आउट ऑफ 10 दैट इज 90%। तो ये हो गया कितने परसेंट स्टूडेंट ने थर्ड लेवल से मार्क्स को स्कोर किया है। अगर अब यहाँ पे देख सकते हैं 70 है मीन्स दैट
कम्स अंडर लेवल 3, 60 है 2 लेवल पे आता है, 50 है 1 पे। मतलब कहने का मतलब है 50 to 60 लेवल 1, 60 to 70 लेवल 1, 70 टू अबव दैट इज लेवल 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया लेवल 3, 70 लेवल 2, 60 1। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है, 60 तक हमारा 1 है, मोर देन 60 लेवल 2 में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका एवरेज निकाला, ये जो आ गया हमारा 2, मीन्स जो हमारा टारगेट था वो हमारा अचीव यहाँ पे हो रहा है। तो अटेनमेंट थ्रू द इंटरनल असेसमेंट दैट विल बी 2। तो ये एक सिंपल तरीका है कि किसी भी असाइनमेंट का अगर आप अटेनमेंट कैलकुलेट करना चाहें तो इजीली आप उस अटेनमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है अटेनमेंट कैलकुलेट करने का। ओके, यहाँ पे अब दूसरा मेथड भी है, बट आई विल प्रीफर गो फॉर दिस। इसमें फायदा ये है कि आप हर एक सीओ के करस्पॉन्डिंग अटेनमेंट देख सकते हैं कि हाँ सीओ 1 में बच्चे का अटेनमेंट कितना था, 3 था, सीओ 2 में कितना था, 2 था, और सीओ 3 में कितना था, 1 था, और टोटल असाइनमेंट का जो अटेनमेंट था 2 था। तो इस तरह से आप किसी भी असाइनमेंट का आप अटेनमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मिड टर्म पेपर या सेशनल एग्जामिनेशन की बात करें या टेस्ट की बात करें, तो पहले मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली एक टेस्ट पेपर का सैंपल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई सीओ मेंशन है, CO1, CO2, CO3 से क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे CO1, CO2 देख सकते हैं। ओके, इसमें CO1 3 भी हो सकता है। तो ये बेसिकली एक सैंपल है, ये आपको दिखाने के लिए लिया गया है कि ताकि जब भी आप सेशनल या मिड टर्म या टेस्ट का पेपर डिजाइन करें तो इस मैनर में होना चाहिए कि इसमें CO भी मेंशन हो और आईबीटी लेवल भी मेंशन हो। ओके, अब यहाँ पे वर्किंग सेट की बात करें तो सेम मेथड जो हमने असाइनमेंट कैलकुलेशन में लिया था वही सेम मेथड हम मिड टर्म एग्जामिनेशन में भी यूज कर रहे हैं। सब कुछ सेम है, ओनली डिफरेंस यहाँ पे कि हाँ 30 मार्क्स के क्वेश्चन थे तो इसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन CO1 के थे, CO2 के 10 मार्क्स के थे, CO3 के 5 मार्क्स के थे। ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जिस हिसाब से बच्चों ने स्कोर किया है CO वाइज, यहाँ पे परसेंटेज हो गए, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दिया, ये आ गया 2.66। जो हमारा टारगेट था 2 पॉइंट, इससे हमारा ज़्यादा है। थॉट्स लोड हमारा 50% थे। तो इस तरह से हम मिड टर्म या सेशनल या टेस्ट का भी अटेनमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी हमारा बेसिकली इंटरनल का एक पार्ट होता है। तो इसमें हमने देख लिया कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट। तो बेसिकली इंटरनल असेसमेंट में हमारा असाइनमेंट भी होता है, प्रेजेंटेशन भी होता है, टेस्ट होता है। तो ये सारे इंटरनल असेसमेंट के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली आप देख रहे होंगे लिखा होगा इंटरनल असेसमेंट वर्किंग शीट 1, इंटरनल असेसमेंट वर्किंग शीट 2, इंटरनल असेसमेंट वर्किंग शीट 3। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैंने इसमें बेसिकली 3 मेथड यूज किए गए हैं। तीनों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट आई विल डिस्कस फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यूज करने के फायदे ये हैं कि आप डिटेल में इसकी स्टडी कर सकते हैं, डिटेल में चीज़ों को देख सकते हैं कि कैसे काम होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे वर्किंग शीट 1 खोला जिसमें आप देखेंगे कि हमने असाइनमेंट भी लिया है। तो ये बेसिकली हमारी सीट है, या बाकी चीज़ें सेम चीज़ है। आप टारगेट टू अचीव 50 ये 60% है, थर्सोल्ड हमारा 50%। अब यहाँ पे क्या है आप देखिए, यहाँ पे मिड टर्म हमने ले लिया है जो 15 मार्क्स का है। ओके, अभी तक मैंने आपको असाइनमेंट डिस्कस किया था, मिड टर्म डिस्कस किया था, वो दोनों बेसिकली इंटरनल असेसमेंट के पार्ट थे। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को कंबाइन कर लिया क्योंकि जब भी हम किसी सब्जेक्ट की वैल्यूएशन की बात करते हैं, असेसमेंट की बात करते हैं, तो जनरली इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल असेसमेंट, एक होता है एक्सटर्नल असेसमेंट। एक होता है इंटरनल एग्जामिनेशन, एक होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल का मीन्स जो आपके 3 घंटे के पेपर होते हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, दैट इज एक्सटर्नल असेसमेंट। ओके, and midterm assignment presentation quiz attendance that is a part of internal assessment। तो यहाँ पे आपने देख सकते हैं हमने यहाँ पे मिड टर्म ले लिया। मिड टर्म में हमने CO1 CO 3 CO यूज किए थे, उनके वेटेज यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। असाइनमेंट 10 मार्क्स के थे, उसके वेटेज यहाँ पे देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन 5 मार्क्स का था, सरप्राइज 5 मार्क्स का था, अटेंडेंस 5 मार्क्स का था। यहाँ पे हमने जो
टोटल वेटेज लिया है इंटरनल का, वो है 40 मार्क्स का। ओके, ये 40 मार्क्स का वेटेज है। अब मिड टर्म में बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बच्चों ने इस हिसाब से परफॉर्मेंस स्कोर की है। अगेन इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने फॉर्मूला यूज किया है और यहाँ पे हमारा इसके करस्पॉन्डिंग हमें परसेंटेज कैलकुलेट किया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि किस पोर्शन में कितने बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया और कितने बच्चे ने अटेम्प्ट किया। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, हमने यहाँ पे काउंट कर लिया कि इस पर्टिकुलर रेंज में कितने ए बी हैं, तो ताकि हमें नंबर ऑफ ऑब्सेंटी पता चल जाए। ओके, इसी फॉर्मूले को हमने स्क्रॉल कर दिया तो हमें सारे कॉलम से पता चल गया। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको सब दिखे। ओके, अब सारी चीजें आपको दिख रही हैं। उसके बाद कितने स्टूडेंट अटेम्प्ट के लिए प्रेजेंट रहे हमने यहाँ से काउंट कर लिया। हमने इस पूरे को काउंट करके इसको -1 कर दिया। इस तरह से हमें पूरे काउंट यहाँ पे मिल चुका है। सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, बस एक बार फॉर्मूला लिखना है, बस आपको मार्क्स एंट्री करनी है और सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेट होंगी। ये हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योर मार्क्स मोर देन थ्रेशोल्ड, तो हमारा थ्रेशोल्ड था 50% का, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई कितने बच्चों ने 50% से ज्यादा स्कोर किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये मिल गया। उसके बाद 8 आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट हु अटेम्प्टेड हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर परसेंटेज आ गया। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें लेवल मिल गए कि किस लेवल में आता है। फिर इसका एवरेज किया तो ये आ गया 2.67, मीन्स ये हमारे इंटरनल असेसमेंट का अटेनमेंट है। हमारा टारगेट था 2 का, हमने उससे ज़्यादा स्कोर किया, तो इससे अच्छी बात आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। मीन्स इसमें इंटरनल असेसमेंट में हमने उस टारगेट को अचीव कर लिया, जो कि हमारे टोटल वेटेज का 40% होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 रो हमने मेंशन कर रखा है। अटेनमेंट थ्रू द इंटरनल असेसमेंट ये आ गया, फिर हम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का निकालेंगे, फिर वेटेज के कॉरस्पॉन्डिंग, देन फाइनली कोर्स का डायरेक्ट अटेनमेंट आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही है। सब कुछ ये फॉर्मूला बेस्ड है। कहीं भी अगर इश्यू है तो आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने डिस्कस किया असाइनमेंट का कैसे निकाल सकते हैं, मिड टर्म का कैसे निकाल सकते हैं, अभी तक हमने देख लिया इंटरनल असेसमेंट का हम अटेनमेंट कैसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम एक्सटर्नल असेसमेंट की। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर का सैंपल दिखा दूं, क्योंकि इसमें हमने 5 to 6 सीओ को यूज किया है। तो सेम मेथड इसमें भी हम यूज करेंगे, कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, बस मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। ओके, लगता है इसका लिंक गलत हो गया है। 1 मिनट, मैं आपको फाइल खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो ये बेसिकली पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, 5 CO तक इसमें यूज किए गए हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पेपर डिजाइन हुआ है। CO भी है और आर्बिट्री लेवल भी मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं वर्किंग सीट की। तो ये हमारी होगी वर्किंग सीट। इस वर्किंग सीट में देख सकते हैं कि हमने 5 COs का निकाला है। मीन्स हमारा CO1, CO2, CO3, CO4, CO5। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का है। तो यहाँ पे वेटेज था 60 मार्क्स का। हर सीओ के करस्पॉन्डिंग जो वेटेज था वो मेंशन किया गया है, तो बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए और करस्पॉन्डिंग सीओ उन्होंने कितने मार्क्स को स्कोर किया है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे परसेंटेज। एक ही सिंपल मेथड हम यूज की जा रहे हैं, चाहे वो असाइनमेंट का हो, चाहे मिड टर्म का हो, चाहे टोटल इंटरनल असेसमेंट की बात करें या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की बात करें। एक ही प्रोसीजर हमने सब में यूज किया है। और इतना यूज करने का रीजन है ताकि आपको इजीली ये चीजें समझ में आ जाए कि ये काम कैसे हो रहा है, हम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.83 हमारा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का अटेंडमेंट
आया है। एक हमने देख लिया इंटरनल असेसमेंट का, अब दूसरा देख लिया हमने एक्सटर्नल असेसमेंट मतलब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। अब जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तब ये किसी कोर्स के अटेनमेंट आएगा। मीन्स क्योंकि एक कोर्स में इंटरनल असेसमेंट भी होता है, एक्सटर्नल असेसमेंट भी होता है। तो हमने इंटरनल असेसमेंट भी देख लिया, अब दूसरा हमने एक्सटर्नल असेसमेंट भी देख लिया। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो बेसिकली उस कोर्स का डायरेक्ट अटेनमेंट मिलेगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं डायरेक्ट अटेनमेंट इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो हम फर्स्ट वर्किंग शीट ओपन करते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट दोनों को अब कंबाइन कर दिया है। हमने अभी तक स्टेप बाय स्टेप किया, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इन सबको कंबाइन कर दिया है। तो ये हमारी सीट है। सीट थोड़ी सी बड़ी आपको लग रही है, बट जब आप खुद से करेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। अब देख सकते हैं इसमें ये हमारा मिड टर्म हो गया, असाइनमेंट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया। तो ये हमारा 40 मार्क्स था इंटरनल असेसमेंट का, और ये हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम हो गया, जो कि अ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, अब आपको दिख रहा होगा ये हो गया हमारा इंटरनल असेसमेंट का पार्ट जो 40 मार्क्स का था। ये हमारा एक्सटर्नल का पार्ट हो गया जो कि 60 मार्क्स का था। उसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए, और हमारा यहाँ पे ओके, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये हमारा इंटरनल असेसमेंट का अटेनमेंट आ गया, ये हमारा एक्सटर्नल का आ गया। अब डिपेंड करता है कि रेशियो क्या है। जो आपका 100 मार्क्स का वेटेज है उसमें कितना परसेंटेज आप एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं और कितना परसेंटेज आप इंटरनल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 में से जो 40% वेटेज है वो इंटरनल का है, और 60% जो वेटेज है वो बेसिकली एक्सटर्नल का है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 3-4 प्रोसेस में इसको डिस्कस कर लिया है। अब हम इस की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा इसको और हम बढ़ा लेते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा 2.67 बताता है इंटरनल असेसमेंट का। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से मुझे मिला 1.6, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि इंटरनल असेसमेंट को हमने कितना वेटेज दिया है, तो दैट इज 40%। तो इसका हम निकालेंगे 40%, तो ये आ गया हमारा 1.07। और एक्सटर्नल असेसमेंट का वेटेज कितना है, 60%, तो इसका हमने निकाला 60%। ओके, अब हमने जो फाइनल अटेनमेंट निकालना है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो भी आउटपुट आएगा वो बेसिकली उस कोर्स का डायरेक्ट अटेनमेंट होगा, उस कोर्स का डायरेक्ट अटेनमेंट होगा। तो मीन्स यहाँ पे हो गया फाइनल अटेनमेंट लेवल ऑफ द कोर्स बाय डायरेक्ट असेसमेंट, दैट इज 2.03। और हमारा टारगेट क्या था अचीव करना, 2। मीन्स हमने इस कोर्स का अटेनमेंट अचीव कर लिया। लेकिन अभी हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अगर हम कोर्स अटेनमेंट की बात करें तो, क्योंकि मैंने बोला था किसी भी कोर्स का अगर अटेनमेंट कैलकुलेट करना है तो देयर इज टू पार्ट, वन इज डायरेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम इनडायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर फाइनल के लिए 80% हम डायरेक्ट का लेंगे और 20% हम इनडायरेक्ट का लेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट अटेनमेंट की। तो देखिए दोस्तों, इनडायरेक्ट अटेनमेंट के लिए बेसिकली ये बच्चों के फीडबैक पे, सर्वे पर डिपेंड करता है। तो जो भी हम कोर्स का इनडायरेक्ट अटेनमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक सर्वे बनाने पड़ेंगे। ओके, फिर बच्चों के हमें रिस्पॉन्स लेने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स हम इनडायरेक्ट सीओ अटेनमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कोर्स एग्जिट सर्वे is used to collect the responses of the student about his own student evaluation on each of the course outcome. The question framed corresponding to each CO, student can choose an indicator among excellent, very good, good, fair and poor. Okay, और ये बेसिकली हमारा एक फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट सीओ अटेनमेंट फॉर ए गिवन सीओ। कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट ऑफ जीरो मीन्स किस, ये सब कुछ डिपेंड करते हैं बच्चों के रिस्पॉन्स पे, काउंट ऑफ 1, काउंट ऑफ 2, देन 3/4 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन दी सर्वे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सर्वे पेपर का मैं सिंपल दिखा देता हूँ कि कैसे आप एक सर्वे पेपर डिजाइन कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए।
कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। तो जो भी आप कोर्स पढ़ा रहे हैं उसका एक सर्वे पेपर होना चाहिए कि जो कि आपके CO1 पे बेस्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्वे पेपर है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, प्रोग्राम आ जाएगा, सेमेस्टर, कोर्स कोड और कोर्स नेम आ जाएगा, और ये सारे आपके CO से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हाउ डू रेट योर एबिलिटी टू एनालाइज, ओके, ये बेसिकली CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 के क्वेश्चन होंगे, और इस क्वेश्चन के बेसिस पे बच्चा अपना रिस्पॉन्स देगा, और इस रिस्पॉन्स को हमें कलेक्ट करना है कि कितने बच्चों ने एक्सलेंट एक्सलेंट दिया है CO1 में, कितने बच्चों ने वेरी गुड दिया है, कितने बच्चों ने गुड या फेयर दिया है। ओके, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो होगा इनडायरेक्ट अटेनमेंट कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनडायरेक्ट वर्किंग सीट दे सकते हैं। ये हमारा इनडायरेक्ट वर्किंग सीट है, जो हमने क्वेश्चन बच्चों से पूछे थे उसके करस्पॉन्डिंग बच्चों का रिस्पॉन्स क्या आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये 5 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन है, और ये बच्चों के रिस्पॉन्स है कि क्वेश्चन 1 में बच्चों ने, कितने बच्चों ने एक्सीलेंट अपने आप को बोला है, कितने ने पुअर बोला है, और कितने ने वेरी गुड बोला है। इसको हमने क्या किया, काउंट कर लिया कि ई कितने हैं, तो नंबर ऑफ ई 11 है, नंबर ऑफ वी कितने हैं, 9 है, नंबर ऑफ जी कितने हैं, 12 है, नंबर ऑफ एफ कितने हैं, 5 है, और नंबर ऑफ पुअर कितने हैं, 18 है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं वही चीजें हैं, 11 to 4, ओके, क्योंकि 11 बच्चों ने ई बोला है, मतलब अपने आप को एक्सीलेंट बोला है, तो इनका लेवल 4 हो गया। 9 बच्चों ने वेरी गुड बोला है, लेवल 3 है, गुड बोला है, एफ बोला है, पुअर। तो इसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया, तो जो हमारा इनडायरेक्ट असेसमेंट असेसमेंट यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 6.81। तो जब किसी भी कोर्स का ओवरऑल हम CO अटेनमेंट कैलकुलेट करते हैं तो 80% हम डायरेक्ट अटेनमेंट का लेते हैं, जो कि हमने 2 था, जो 2 आया था, और 20% हम इनडायरेक्ट असेसमेंट का लेते हैं। ओके, यहाँ बेसिकली प्लस है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, ये गलत हो गया, इसको मैं अभी सही कर दूंगा, यहाँ पे प्लस है। तो 80% लेंगे मीन्स 1.6, और यहाँ पे 6.8 का 20% लेंगे मीन्स 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मीन्स 2 पॉइंट समथिंग के आसपास उस कोर्स का अटेनमेंट आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी कोर्स का अटेनमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब बात कर रहे हैं, तो दोस्तों अभी तक हमने देखा CO कैसे लिखते हैं, PO कैसे लिखते हैं, PSO कैसे लिखते हैं, उनकी मैपिंग कैसे करते हैं, और फिर CO अटेनमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं PO एंड PSO अटेनमेंट कैलकुलेट करने के लिए कि हम कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट अटेनमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट अटेनमेंट। सो 80% हम डायरेक्ट अटेनमेंट का लेते हैं और 20% हम इनडायरेक्ट अटेनमेंट का लेते हैं। जो डायरेक्ट अटेनमेंट का कैलकुलेशन होता है वो बेसिकली CO PO PSO मैपिंग से द्वारा होता है, और सारे CO का हम जो CO अटेनमेंट करते हैं उसका एवरेज लेके हम डायरेक्ट अटेनमेंट करते हैं। और जो हमारा इनडायरेक्ट अटेनमेंट होता है वो बेसिकली बेस्ड होता है प्रोग्राम एजुकेट सर्वे पे, एलुमनाई सर्वे पे, फिर फीडबैक क्या है, फिर एम्प्लॉयर का फीडबैक क्या है, उसका हम अटेनमेंट करते हैं। तो वहां से हम 20% लेते हैं और 80% हम डायरेक्ट अटेनमेंट से ले सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इस फिगर से भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट अटेनमेंट का 80% ले रहे हैं, इनडायरेक्ट का 20% ले रहे हैं। डायरेक्ट अटेनमेंट में क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ CO PO PSO मैपिंग फॉर ऑल द कोर्सेज, कैलकुलेशन ऑफ CO अटेनमेंट फॉर ऑल द कोर्सेज, और यहाँ पे प्रोग्राम एजुकेट सर्वे यहाँ से हमें मिल जाता है। फिर उसके बाद हम स्टडी करते हैं, गैप एनालिसिस करते हैं कि जो हमारा टारगेट था उसको हमने अचीव किया कि नहीं किया। अगर हमने नहीं किया देन व्हाट करेक्शन वी हैव टू मेड। अगर हमने कर लिया है तो जो अगली बार का अटेनमेंट होगा उसको हम 5 से 10% से इंक्रीज कर देते हैं। मीन्स अगर हमारा पहले टारगेट 2 था तो हो सकता है कि अगली बार वो 2.5 हम कर दें या 2.05। वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज टारगेट फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर और नेक्स्ट ईयर। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं PO असेसमेंट का रूब्रिक्स क्या है। डायरेक्ट 80% हम डायरेक्ट लेते हैं, जिसके अंदर हमारा CO अटेनमेंट आ गया, सेमेस्टर एंड और कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, और यहाँ पे हमारा सर्वे आ गया। ओके, तो ये बेसिकली PO असेसमेंट का एक स्ट्रक्चर है जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट अटेनमेंट होता है वो बेसिकली पार्ट होता है CO अटेनमेंट का। CO सारे कोर्सेज का हम CO अटेनमेंट लेंगे, फिर उसका एवरेज करके हम एक
फाइनल प्रोग्राम डायरेक्ट अटेंडमेंट निकालते हैं, देन प्रोग्राम का इनडायरेक्ट जो बेस्ड होता है स्टूडेंट सर्वे पे, एलुमनाई सर्वे पे और एम्प्लॉय सर्वे पे। तो जनरली आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि 10% हमने स्टूडेंट एग्जिट सर्वे से ले लिया, 5% एलुमनाई सर्वे से और 5% एम्प्लॉयर सर्विसेज से। और यहाँ पे आपने देख लिया कि 60% हम सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन का यूज कर रहे हैं और 40% हम इंटरनल असेसमेंट का यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका रूब्रिक्स है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। सो इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में जब कोर्स आउटकम निकाला था तो उसके नीचे एक सीओ एवरेज निकाला था। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बेसिकली वो सीओ एवरेज है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक टारगेट डिसाइड करते हैं, टारगेट डिफाइन करते हैं, देन उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा कितना अचीवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ना, पीओ पीएसओ अटेनमेंट टारगेट डायरेक्ट अटेनमेंट बेसिकली एवरेज ऑफ सीओज एवरेज, जो स्टार्टिंग हमने निकाला था, अगर आपको ध्यान होगा तो। ओके, और यहाँ पे एक्चुअल टारगेट क्या होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे 6 सब्जेक्ट हैं किसी प्रोग्राम के। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था उसका पीओ 1 था 2.0, जो उसका एवरेज आया था। पीओ 2 का 1.60, पीओ 3 का 1, पीओ 4 का 1। फिर ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का हमने निकाल लिया। इसका हमने जो एवरेज निकाला वो आया 2.24। ये बेसिकली डायरेक्ट अटेनमेंट है पूरे प्रोग्राम का पीओ 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। और ये हो गया उसका टारगेट इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट अटेनमेंट। इसमें हमने क्या किया, 80% हमने डायरेक्ट का लिया और 20% हमने 3 जो हाईएस्ट कोरिलेशन वैल्यू है उसके लिए लिया। तो इस तरह से हमारा एक पीओ टारगेट इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट अटेनमेंट ये डिसाइड हो गया। ये हमें अब अचीव करना है या करना चाहिए। अब इसको कैसे करते हैं, आप चाहे तो इसको भी आप दिखा सकते हैं कि हाँ ये मेरा प्रोग्राम आउटकम, दैट इज ओके। अगर इसका हमने एवरेज ले लिया तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारा प्रोग्राम आउटकम है। तो ये हो गया हमारा एक मेथड, वो जो कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड मैं कह सकता हूँ। ओके, अब इसके आगे करते हैं कि आखिर में हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये मैंने दिखाया, जो पिछले फिगर की मैं बात कर रहा हूँ वो उसको दिखा रहा हूँ कि आखिर में हो क्या रहा है। तो जब भी हम पीओ पीएसओ अटेनमेंट कैलकुलेट करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले फाइनल अटेनमेंट लेवल आपको सीओज का पता होना चाहिए, सीओ पीओ मैपिंग कोरिलेशन पता होना चाहिए, और मैक्सिमम कोरिलेशन वैल्यू हमारा 3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अब देखिए ये किसी कोर्स का सीओ पीओ मैपिंग है। ये जो हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था वही सेम चीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CO1 CO2 CO3 CO4 CO5 हो गया। यहाँ पे PO1 PO2 PO3 हो गया। ये इसका बेसिकली एवरेज आ गया, CO एवरेज। ठीक है, और ये हमारा फाइनल अटेनमेंट जो अभी हमने पिछले सेट में दिखाया था आपको कि ये कैसे आया है। ओके, चलिए फाइनल अटेनमेंट देखते हैं, कैलकुलेशन सीट पे देखते हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। ये देखिए, ये बेसिकली हमारा था मिड टर्म एग्जामिनेशन का अटेनमेंट लेवल। इंटरनल असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, CO1 में कितना परसेंटेज था, CO2 में कितना था, CO3 में कितना, CO4 CO5 में था। तो ये था मिड टर्म का। ये हमारा असाइनमेंट का था जो स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेशन किया था, और ये हमारा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का था। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट अटेनमेंट मिल गया, इसका हमने 40% ले लिया। और इंटरनल असेसमेंट का यहाँ पर देख सकते हैं हमने फॉर्मूला लगा रखा है, C6 + E6, मतलब C6 + E6 का 40% प्लस इसका 60%। तो ये हो गया डायरेक्ट अटेनमेंट लेवल 2.84, 2.8, 2.8, 2.8। जो इनडायरेक्ट अटेनमेंट था उसके लेवल हो गए, और इन दोनों का ऐड करने मीन्स इसका 80% और इसका 20% मिला के जो हमारा फाइनल अटेनमेंट लेवल आ गया, CO1 का आ गया 2.84, CO2 का आ गया 2.84, CO3 का आ गया 2.32, CO4 का आ गया 1.33 और CO5 का आ गया 2.36। तो यहाँ पे जो ये सीट में आपको दिख रहा है बेसिकली वहां से वैल्यू आई हुई है।
जो कि मैंने आपको दिखा दिया कि इस वैल्यू का मतलब क्या है, ये वैल्यू कहाँ से आई है। ये हो गया आपका सीओपीओ मैपिंग कोरिलेशन वैल्यू, ये हो गया आपका फंड अटेनमेंट। अब दूसरा क्या है, द पीओ अटेनमेंट ऑफ फॉर इस सीओ इज कैलकुलेटेड एज फॉर। अगर मुझे सीओ वन का पीओ वन अटेनमेंट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, फाइनल सीओ अटेनमेंट लेवल सीओ वन का कितना है 2.84, मैक्सिमम कोरिलेशन वैल्यू कितनी है 3, और सीओ पीओ मैपिंग कोरिलेशन वैल्यू क्या है 2.20। नो सॉरी, यहाँ पे क्या है सीओ पीओ मैपिंग कोरिलेशन वैल्यू हम निकाल रहे हैं पीओ वन सीओ वन के क्रॉसपॉन्डिंग, पीओ वन सीओ वन के क्रॉसपॉन्डिंग। तो फाइनल सीओ अटेनमेंट लेवल क्या हो गया सीओ वन का 2.84, मैक्सिमम कोरिलेशन वैल्यू क्या है 3, एंड सीओ पीओ वन का मैपिंग कोरिलेशन वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ से आ गया 2.8। ओके, सेम हम इस सीओ का कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने सीओ वन का कैलकुलेट किया। अब सीओ टू पीओ वन के क्रॉसपॉन्डिंग सीओ टू, ये हो गया 8 पॉइंट। अब देखिए सीओ टू की बात कर रहे हैं, तो सीओ टू का क्या हो गया फाइनल अटेनमेंट 2.84, मैक्सिमम कोरिलेशन वैल्यू 3, और सीओ टू और पीओ वन का क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, यहाँ पे मैपिंग देखेंगे सीओ टू पीओ वन सीओ टू पीओ वन सीओ टू सीओ टू पीओ वन क्या था 2, तो यहाँ से उसकी वैल्यू आ जाएगी 8.19। तो इसी तरह से हम सारे सीओ को सारे पीओ के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू क्रिएट करेंगे, तो फिर हमारा एक नया मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। इसका हम एवरेज लेंगे, और जो इसका एवरेज आएगा वो हमारा होगा डायरेक्ट पीओ अटेनमेंट। यहाँ पे जो एवरेज आ रहा है इसका एवरेज ले लेंगे, वो होगा हमारा डायरेक्ट पीओ अटेनमेंट। जैसे कि आपने देखा हमने सीओ वन पीओ वन के क्रॉसपॉन्डिंग निकाला 2.84, सीओ टू पी वन के क्रॉसपॉन्डिंग निकाला वो आ गया हमारा 8.89। ऐसे ही हमारे सारे पीओ के क्रॉसपॉन्डिंग हम इसको कैलकुलेट करेंगे, एक हमारा मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। फिर जो हमारा प्रोग्राम आउटकम आया है इसका हम एवरेज निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल पीओ डायरेक्ट अटेनमेंट। ओके, नाउ इनडायरेक्ट अटेनमेंट के लिए जैसे कि हमने बताया कि 10% हम एग्जिट सर्वे से, 5% एम्प्लॉय सर्वे से और 5% एम्प्लॉय सर्वे से। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गए कितने स्टूडेंट ने क्या आपको आंसर दिया है। जैसा कि हमने कोर्स आउटकम में कैलकुलेट किया था वैसे ही सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो करेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे परसेंटेज ऑफ अटेनमेंट ऑफ पीओ एंड पीएसओ, तो 5 इंटू ए, बेसिकली 5 हमारा लेवल है, कितने बच्चों ने ए रेटिंग दी है कितने बच्चों ने बी रेटिंग दी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा फाइनल इनडायरेक्ट अटेनमेंट आ जाएगा। फिर जब हम फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो 80%, देखिए आप फॉर्मूला दे सकते हैं, 80% हम डायरेक्ट अटेनमेंट के लेंगे, 20% हम इनडायरेक्ट अटेनमेंट के लेंगे, फिर हमारा टोटल आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टारगेट लेवल। और यहाँ पे हम डिफाइन कर लेंगे कि पीओ वन का टारगेट हमने अचीव किया कि नहीं किया, पीओ टू का किया कि नहीं किया, पीओ थ्री का किया कि नहीं किया, पीओ फोर का किया कि नहीं किया। तो इस तरह से हमारा पीओ अटेनमेंट कैलकुलेट होता है। तो हमारा कोर्स आउटकम भी आ गया, प्रोग्राम आउटकम भी आ गया। अब हम बात करते हैं गैप एनालिसिस की। अगर आपके टारगेट अचीव हो गए तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम हायर टारगेट सेट कर सकते हैं बाई इंक्रीजिंग 2% टू 5%, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर टारगेट अचीव नहीं हुए तो वी नीड टू मेक ए एक्शन प्लान कि हम कैसे अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वर्कशॉप। होपफुली you understand ki how you can calculate CO attainment and PO attainment. So thank you for watching this. If you have any question, so just you can make a comment on this video. Definitely, I will happy to reply. So thank you for watching this. Thank you.